नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल एंट्री के मुद्दे के बारे में। रिसेंटली ही यूपीएससी ने 18 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें 45 पोस्ट पर लेटरल एंट्री होने वाली थी और आज ही 21 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएससी को एक लेटर लिखा है और ये डायरेक्ट किया है कि ये जो 18 अगस्त को आपने नोटिफिकेशन रिलीज किया था इसको वापस से विड्रॉ कर लिया जाए। और इसके पीछे रीजन दिया गया कि ये सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहेल्ड नहीं करता। सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल मतलब यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। जो 45 पोस्ट निकाली गई थी यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वन बाय वन इन सारे मुद्दों को समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्यों न्यूज में है, लेटरल एंट्री क्या होती है, क्या बैकग्राउंड है लेटरल एंट्री का और क्यों लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है 13 पॉइंट रोस्टर। ये सारे वन बाय वन हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे ये न्यूज में क्यों है। तो आप देखोगे लेटरल एंट्री न्यूज में इसलिए है, जब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला तो 45 पोस्ट पर जब लेटरल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया तो सारी जो अपोजिशन पार्टीज है, जो इंडिया अलायंस के नाम से आप लोग जानते हैं, उसके अलावा एनडीए अलायंस की भी कुछ पार्टीज जैसे कि जनता दल यूनाइटेड, लोक शक्ति पार्टी, उन सभी लोगों ने बेसिकली अपोज किया कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है, इससे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो उन सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और बोला कि लेटरल एंट्री जो 45 पोस्ट पे होने वाली है यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यह सोशल जस्टिस को अपहोल्ड नहीं करती, यह प्रीएम्बल के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इस चीज को रखते हुए गवर्नमेंट ने वापस से यूपीएससी को डायरेक्ट किया कि यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए। अब यहां पर पहला मुद्दा आता है कि आप लोगों को यह समझना होगा कि लेटरल एंट्री का मीनिंग क्या होता है। लेटरल एंट्री के बारे में जब आप जानेंगे तो बहुत सिंपल चीज है। लेटरल एंट्री का मतलब है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं जिनको 15 साल, 10 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस है, उनको डायरेक्टली इन्फ्यूज किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर। वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे जो सेक्रेटरीट हैं, मतलब सिंपल सी चीज है, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली एंट्री दे देना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 24 मिनिस्ट्रीज है और सेक्रेटरीट के अंदर है। इसमें भी 3 पोजीशन जहां पर एंट्री दी जा रही है। वन इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी, अनदर इज द डायरेक्टर एंड थर्ड वन इज द डेप्यूटी सेक्रेटरीज। ये 3 पोस्ट पे बेसिकली डायरेक्टली एंट्री दे दी जाती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का प्रोफेशनल सीधा बेसिकली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए सेक्रेटरी सर्व कर सकता है, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे डेप्यूटी सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो। ये होता है लेटरल एंट्री। मतलब सीधे तौर पे बिना एग्जाम पास किए हुए, बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल एंट्री। अब मुद्दा आता है कि लेटरल एंट्री के अंदर जब आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बोला 3 पोजीशन पे, वन इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी, अनदर इज द डायरेक्टर लेवल और थर्ड वन इज द बेसिकली आपका डेप्यूटी सेक्रेटरी। तीनों के लिए बेसिकली कंडीशंस बनाई गई है। ध्यान रखना, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कम से कम बेसिकली 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर एज भी डिसाइड की गई है कि आप बेसिकली 40 से 55 साल के बीच के एज में हो तब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना, इट इज नॉट अ परमानेंट जॉब, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये सारा का सारा किसके बेसिस पे होता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इनिशियली यहां पर 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 ईयर। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट ए परमानेंट सिविल सर्विस, इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो असाइन की जाती है फॉर ए 3 ईयर पीरियड, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 ईयर्स। ये तीनों पोजीशंस पे बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब मुद्दा आता है कि लेटरल एंट्री के प्रोविजंस आए कहां से, किन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन दी। आप देखोगे जो आज का लेटर है जिसमें बेसिकली हमारे जो डीओपीटी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो लेटर लिखा है हमारे यूपीएससी चेयरमैन को, वहां पर कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि कहां से किन किन कमिटीज ने रिकमेंडेशन दी लेटरल एंट्री के बारे में, तो सबसे पहले आप देखोगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है 2002 के अंदर, इन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए
जो बेसिकली हमारा टैलेंट है, जो हमारे प्रोफेशनल्स है प्राइवेट सेक्टर, उनके टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहिए हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो उनको हमें डायरेक्टली एंट्री दी जानी चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जब इसका आया, वो आया बेसिकली जब हमारा सेकंड एआरसी का मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बनाया गया था 2003 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली जी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें जरूरत है जो यंग यूथ है, एनर्जेटिक है, इनोवेटिव है, जो अब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का टैलेंट है, उसको हम कहां पे लेके आए, हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लेकर आए। ये रिकमेंडेशन तो आप सोचिए कि कब आ चुकी थी, ये अंडर द यूपीए गवर्नमेंट आ चुकी थी। उसके अलावा जब नीति आयोग ने हमारा एजेंडा बनाया, नीति आयोग का नाम भी यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने, आप लोगों को पता होगा, नीति आयोग 3 टाइम का एजेंडा बनाता है, शॉर्ट टर्म एजेंडा, मिड टर्म एजेंडा और लॉन्ग टर्म एजेंडा। नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि बेसिकली ये जरूरत है कि जर्नलिस्ट की जगह स्पेशलिस्ट लोगों को लाया जाए अलग अलग डोमेन्स के अंदर। जैसे आप देखोगे 45 पोस्ट का जब बाइफर्केशन देखते हो तो कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, कुछ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के हैं, कुछ बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के हैं, अलग अलग बेसिकली मिनिस्ट्रीज अलग अलग लेवल पे। किसी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, किसी को डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट चाहिए, तो अलग अलग लेवल पे एक्सपर्ट्स को लाया जाए रादर देन द जर्नलिस्ट ऑफिसर। तो ये रिकमेंडेशन दी बेसिकली आपकी नीति आयोग ने। इसके बाद देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का पैनल बनाया गया था, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का पैनल बनाया गया था ऑन गवर्नेंस। उन्होंने भी बेसिकली रिकमेंडेशन दी कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, लेटरल एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे 2018 के अंदर बासवान कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी कि लेटरल एंट्री बेसिकली क्या करेगा, हमारे यहां पे प्राइवेट सेक्टर को जो स्किल्ड है, बेसिकली स्किल्ड वर्कफोर्स है, जब वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आएगी तो और भी ज्यादा बेसिकली हमारी गवर्नेंस है वो और भी बेहतर होगी। ये सारा बैकग्राउंड आप देखोगे जो लेटरल एंट्री के फेवर में था, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी कि लेटरल एंट्री होना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है जो आपके मन में है, आप सोच रहे हो कि लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते। जब रिजर्वेशन यूपीएससी का एग्जाम होता है 1000 पोस्ट के लिए, उसमें से आप लोगों को पता है कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली डिसेबल सबको रिजर्वेशन देते हैं। तो यहां पर क्या दिक्कत आ गई, तो वो बेसिकली आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला समझाता हूं कि क्यों लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन नहीं है जबकि यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के अंदर रिजर्वेशन है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके पीछे का एक रोल आता है 13 पॉइंट रोस्टर, जिसके आधार पे सारा का सारा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये ज्वाइंट पोस्ट के लिए होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब भी कोई यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो यूपीएससी क्या बोलती है कि हम 1000 पदों के लिए भर्ती कर रहे हैं, 1000 पोस्ट के लिए भर्ती कर रहे हैं। अब 1000 पोस्ट में बेसिकली आप देखोगे सारी की सारी पोस्ट होगी आपकी, आईएएस भी होगी, आईपीएस भी होगी, इंडियन फॉरेन सर्विस भी होगी, आईआरएस आईटी भी होगी, कस्टम्स भी होगी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, सब कुछ होगी। तो ध्यान रखना, जब यूपीएससी कोई भी एडवर्टाइजमेंट इश्यू करता है जहां पे बेसिकली वो एग्जाम करवाता है तो ये ज्वाइंट पोस्ट होती है। ध्यान रखना, ज्वाइंट लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। अब जब ज्वाइंट लेवल पे रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसमें लगता है 13 पॉइंट रोस्टर फॉर्मूला। वो कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है, 27% है। आपको पता है कि बेसिकली एससी का रिजर्वेशन कितना है, 15% है। आपको पता है एसटी का रिजर्वेशन कितना है, 7.5% है। आपको पता है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना है, 10% है। अब मैं आपको समझाता हूं कि रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है जब ज्वाइंट पोस्ट के लिए भर्ती निकाली जाती है, और जब लेटरल एंट्री होगा तो क्यों वर्क नहीं करेगा, उसके रीजन समझाता हूं। अब जब भी अपन रिजर्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे किससे, मान लो ओबीसी का निकालना है मुझे, ओबीसी का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, 100 को डिवाइड करूंगा 27 से, ये अराउंड कितना आ जाएगा, 3.7 समथिंग आ जाएगा। कितना आएगा, 3.7 समथिंग। तो ध्यान से समझिएगा, जब आपको निकालना है एससी के लिए तो आप क्या करोगे, 100 को डिवाइड करोगे बेसिकली 15 से, तो ये अराउंड कितना आ जाएगा, 6.66 समथिंग आ जाएगा। जब आप एसटी का डिवाइड करोगे, 100 को डिवाइड करोगे 7.5 से, तो लगभग 13 पॉइंट समथिंग बेसिकली ये आ जाएगा। जब ईडब्ल्यूएस का आप डिवाइड करोगे 100 को डिवाइड बाय 10 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 के आसपास आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अब रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। मान लो कि अभी यूपीएससी ने भर्ती निकाली 1000 पदों के लिए, तो हर जो चौथा पद होगा, ध्यान रखना 3.7 का मतलब अराउंड 4, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अराउंड कितना बोल सकते हो, 4, इसको अराउंड कितना बोल सकते हो, 7, इसको अराउंड कितना बोल सकते हो, 14, और ये तो ऑलरेडी 10 है ही है। तो अब ध्यान रखना, जब भी यूपीएससी ज्वाइंट पोस्ट के लिए भर्ती निकालेगी तो वहां पर क्या होगा, आपको जो रिजर्वेशन देखना है, जितना जितना परसेंट है उसको 100 से डिवाइड, 100 को बेसिकली उस परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए। तो ओबीसी का 27% है तो 100 डिवाइड बाय 27, एससी का 15 है तो 100 डिवाइड बाय 15, एसटी का 7.5 है, 100 डिवाइड बाय 7.5। तो जब ये जो वैल्यू निकल रही है 3.7, तो मतलब है हर चौथी पोस्ट रिजर्व होगी किसके लिए, ओबीसी के लिए। इसका मतलब है
एससी के अंदर हर 7वीं पोस्ट रिजर्व होगी एससी के लिए, एसटी का मतलब हर 14वीं पोस्ट रिजर्व होगी एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस का मतलब हर 10वीं पोस्ट रिजर्व होगी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अब इसको कैसे समझोगे, आपसे जो 1000 पोस्ट के लिए भर्ती निकली तो कैसा होगा, हर चौथी पोस्ट 1 2 3 4 ये रिजर्व हो जाएगी ओबीसी के लिए, ठीक है, फिर 5 6 7 8 फिर वापस किसके लिए रिजर्व हो जाएगी, ओबीसी के लिए। तो आप टोटल अगर आप देखना चाहो, और सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगी, हर 10वीं पोस्ट रिजर्व होगी। तो आप देखोगे 1000 के अंदर से अगर 1000 भर्तियां आपके अंदर निकली है तो 1000 को डिवाइड बाय आप 10 कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1000 में से अराउंड कितनी पोस्ट बेसिकली किसके लिए रिजर्व होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब ज्वाइंट लेवल पे आप निकाल रहे हो। अब ध्यान रखना, जब भी लेटरल एंट्री होती है तो ये फंडा काम नहीं करता, ये 13 पॉइंट रोस्टर काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। वो इसलिए काम नहीं करता, लेटरल एंट्री के लिए अंदर आप मान लीजिए कि अभी 45 पोस्ट निकाली गई। कितनी पोस्ट निकाली गई, 45 पोस्ट निकाली गई। जो यूपीएससी ने अभी 18 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला, 18 अगस्त 2024 को, उसमें 45 पोस्ट उन्होंने निकाली। अब 45 पोस्ट में क्या होता है, ये सारी पोस्ट क्या होती है, सिंगल पोस्ट होती है। सिंगल पोस्ट का मतलब आप कभी पढ़ के देखना यूपीएससी का नोटिफिकेशन, हर मिनिस्ट्री की अलग अलग पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी अलग पोस्ट निकाली है, ये एक पोस्ट निकाल दी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी अलग पोस्ट निकाली है, ये अलग पोस्ट निकाल दी, बेसिकली एक पोस्ट बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। तो ऐसा क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट के अंदर 24 बेसिकली मिनिस्ट्रीज है, तो सबकी अलग अलग पोस्ट निकाली जाएगी। तो ये ध्यान रखना, लेटरल एंट्री के अंदर जो पोस्ट निकल रही है ज्वाइंट नहीं है, ये सारी की सारी पोस्ट कैसी है, सिंगल पोस्ट है। अब सिंगल पोस्ट पे रिजर्वेशन कैसे लगेगा, रिजर्वेशन तो तब लगेगा जब ज्वाइंटली 45 की 45 निकाल देते। तो मैं क्या बोलता, हर चौथी पोस्ट पे ओबीसी का आएगा, हर बेसिकली 10वीं पोस्ट पे ईडब्ल्यूएस का आएगा, हर 7वीं पोस्ट पे बेसिकली आपका एससी का आएगा, हर 14वीं पोस्ट पे आपका एसटी का आएगा। लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि मान लो इन्होंने निकाल दी कि हमें साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने पोस्ट यहां पे निकाल दी। इनको चाहिए हमें डिजिटल मीडिया का एक्सपर्ट चाहिए, तो डिजिटल मीडिया की पोस्ट इन्होंने निकाल दी। तो जितनी भी पोस्ट ये निकाली गई है, ज्वाइंट पोस्ट नहीं है, ये सारी इंडिविजुअल पोस्ट है, ये सारी सिंगल पोस्ट है। और सिंगल पोस्ट जब निकाली जाएगी तो आपका 13 पॉइंट रोस्टर काम नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है वो डिमांड कर रही है कि ये सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि यहां पे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ना एससी को मिल रहा, ना एसटी को मिल रहा, ना ईडब्ल्यूएस को मिल रहा, ना ओबीसी को मिल रहा। दैट्स व्हाई ये इतना बड़ा इश्यू बना। और खुद एनडीए के अंदर भी बेसिकली काफी सारी पार्टीज ने इसका विरोध जताया। जो दलित पार्टीज थी, जहां पे बेसिकली एससी एसटी का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था या ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो ध्यान रखना, लेटरल एंट्री सिंगल पोस्ट पे अलग अलग होती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हो, चाहे डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए हो, चाहे डायरेक्टर के लिए हो। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट चाहिए होंगे आपके, सबकी पोस्ट अलग अलग होगी। तो यहां पर रिजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। दैट्स वाई ये सारा का सारा जो आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और अभी जो लास्ट में बात बोली, जो बेसिकली गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, वहां पे जो सबसे बड़ा यूज किया गया, उन्होंने बोला कि जो लेटरल एंट्री है वो किसके खिलाफ है, जो लेटरल एंट्री है बेसिकली आपके सोशल जस्टिस के खिलाफ है। सोशल जस्टिस के खिलाफ होने का मतलब है कि इसके थ्रू बेसिकली सभी पार्टीज को, सभी जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो बेसिकली ये प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने लिखकर खारिज कर दिया। अब मुद्दे की बात आती है कि क्या लेटरल एंट्री अब तक नहीं हुई, क्या लेटरल एंट्री 2018 से चालू हो चुकी है, और अब तक 63 पदों पर 63 पोस्ट पे बेसिकली गवर्नमेंट लेटरल एंट्री के तहत लोगों को ला चुकी है। तो क्या अब तक बेसिकली अपहोल्ड नहीं होता था, क्या अब तक बेसिकली इसका वायलेशन नहीं होता था क्या? तो बेसिकली अब तक वायलेशन होता था, लेकिन जब गवर्नमेंट पे इतना सारा प्रेशर बढ़ा, क्योंकि आप देखोगे, सबसे पहले एग्जांपल देता हूं, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर भी लाया गया, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर भी लाए गए। आप लोगों ने देखा होगा नंदन नीलकणी साहब जो बेसिकली आधार के चेयरमैन बने थे, उनको डायरेक्टली बेसिकली किसके थ्रू लाया गया था, लेटरल एंट्री के थ्रू, वो यूपीए गवर्नमेंट में आए। इधर आप देखोगे जब बेसिकली अपन बात करते हैं इसके बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो बेसिकली किससे आए थे, जब वो कांग्रेस के टाइम पर भी थे, प्लानिंग कमीशन के टाइम पे भी थे, वो भी लेटरल एंट्री से आए थे। फिर परमेश्वर अय्यर का देख लीजिए, जो स्वच्छ भारत अभियान के चेयरमैन बने थे, वो बीजेपी के टाइम पर बेसिकली लाए गए। तो ध्यान रखना, पहली बार
फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट वे में लेटरल एंट्री 2018 में स्टार्ट हो चुकी थी। अब तक 63 पदों पे हो चुकी है, लेकिन अब जब इतना सारा पोजीशन आया तो गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है। गवर्नमेंट बोलेगी कि इसमें भी हम और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसीड होगा। इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आप चाहो तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है मेंस का कि लेटरल एंट्री की क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, तो आप जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की कंट्रोवर्सी को बना के यहां पे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।